अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सैयद हैदर इमाम ज़ीरो टॉलरेंस के साथ पनाह मांगता हूँ मैं शैतान मरदूद पाकिस्तानी जजों और जनरलों के शर से। पढ़ किताबां इल्म दियाँ तो नार रख लिया काजी, व तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा। बुग़्ज़ इमरान में लुतड़े काजी फ़ायज़ ईसा का जाना ठहर गया है, जी का जाना ठहर गया, सुबह गया या शाम गया। नाज़रीन, काजी फ़ायज़ ईसा जब तक अपने ओहदे के साथ चिमड़े रहेंगे तब तक ज़िल्लत और रिसवाई उनका मुकद्दर रहेगी। करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे घिनौने इल्ज़ामात के साथ वो अपने ख़ानदान की जो इज़्ज़त को भरे आम सरे बाज़ार नीलाम कर रहे हैं। वो अपनी बीवी के बहकावे में आकर समझते हैं कि ताकत के बलबूते पर तमाम निज़ाम को ज़ेर कर लेंगे। आखिर ताकत की तारीफ़ क्या है? इसको थोड़ा सा इंग्लिश में मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन किया, उर्दू में एक सतरी तौर पे बता देता हूँ। ताकत अपने आसपास के लोगों से हासिल की जाती है। हमने देखा कि माजी में नीम पागल जजों ने कैसे अपने उस ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल किया था। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने काजी फ़ायज़ ईसा और गुंडे वकला और बार काउंसिल को हम लोगों के सरों पर मुसल्लत कर दिया है। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने पाकिस्तान स्टील मिल की जो प्राइवेटाइजेशन को कैंसिल करके पाकिस्तानी ख़जाने को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा रिकॉर्ड का जो केस था उस पर 6 अरब डॉलर का जो है फ़ाइन पाकिस्तान उसका हर्जाना जो है उसका सामना कर रहा है। हमने देखा कि जस्टिस साकिब निसार ने कैसे गैर ज़रूरी जो है पब्लिक इंटरेस्ट के केसेस को में हमें उलझा दिया था। हासिल वसूल कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने शराब की बोतल बरामद की मगर उसे शराब खुद भी साबित ना कर सके। मौजूदा चीफ जस्टिस गुलजार साहिब ने कोरोना के अवाइल में पूरी सिंध की इंतज़ामिया और वफाक को हिला दिया था। उन्होंने खुद अरबों रुपए के स्कैंडल जो हैं वो दरियाफ्त किए मगर हासिल वसूल कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ अफसरों को दौड़ाया भगाया और मीडिया की जो है तवज्जो हासिल की मगर वो कुछ भी हासिल नहीं की। नाज़रीन, एक थोड़ा सा बैक चलते हैं। काजी फ़ायज़ ईसा जो है वो शेख रशीद का केस सुन रहे थे कि उनकी बरतरफी का मामला था। उन्होंने उसका केस सुनते हुए एक हैरानकुन कमेंट्स पास किए थे जिसका मुकदमे के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था, क्योंकि पनामा के जो केसेस थे वो कोई 5 जजेस मुख्तलिफ सुन रहे थे। वो ये ऐसा था जैसे लानी नून तो सुनानी सासनू वाला मामला था। उन्होंने फरमाया नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ मुकदमा एवनफील्ड के 4 फ्लैट्स का था मगर बरतरफ उन्हें इकामा पे किया गया। इस तरह के गैर ज़रूरी कमेंट और हुदैबिया केस बंद करने से मौसूफ ने इंसाफ और अदलिया का जनाजा निकाल दिया और अपनी वफादारी को शरीफ ख़ानदान के साथ मशरूत करके खुला ऐलान कर दिया। चीफ जस्टिस ने अब उन पर इमरान खान के केसेस सुनने पर बंदिश लगा दी है। इखलाकी ताकत वो बहुत पहले खो चुके थे जब इनका स्कैंडल आया था, जब इन्होंने साथी जजों पे इल्ज़ामात लगाए थे, जब इन्होंने व्हाट्सएप पैगाम का जिक्र किया जो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। इससे इनकी इज़्ज़त सादात का तो बिल्कुल ही जनाजा निकल चुका है। उलझा है पाँव यार का जुल्फ़े दराज में, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। मौसूफ बेगम के इतने नीचे लगे हुए हैं कि इनकी होश और आवाज़ कायम नहीं रहे। मैं 2 मिसालें आपको देता हूँ। इमरान खान पाकिस्तानी अदालतों में पेश होकर अशरों का हिसाब किताब दाखिल करवा कर सादिक और अमीन का खिताब पा चुके हैं मगर मियाँ बीवी दोनों इमरान खान से आजकल हिसाब किताब मांगते फिर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, बुग़्ज़ इमरान में मुब्तला काजी साहब ने व्हाट्सएप में जो है पैगाम का इंकशाफ किया। उसमें उन्होंने अदलिया को कागजात फराहम के चौधरी शज्जाद के हल्के में तरक्याती फ़ंड्स के हैं। ये कितना अहमकाना इल्ज़ाम है। हकीकत में पंजाब के चौधरियों पर अरबों के इल्ज़ामात हैं और उनके केसेस अदालतों में चल रहे हैं। मौसूफ किसी भी केस को उठाकर जनरलों के अनोखे लाडले को अपनी अदालत में बुलाकर सज़ा दे सकते हैं मगर वो ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा करने से तो लंदन में जायदादें कैसे बनेंगी? काजी साहब तो सिर्फ महज बुग़्ज़ इमरान खान में इमरान खान को ही निशाना बनाना चाहते थे।
अंदाज़ा करें कितनी पस्त सोच के लोग कैसे कैसे ओहदों पर बैठे हैं। मोहतरम काजी फ़ाइज़ ईसा महज एक आम जज नहीं है। बलूचिस्तान के काजी फैमिली की साख का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इनके वालिद मोहतरम काजी मोहम्मद ईसा और पशीन का ताल्लुक़ बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी तहरीक पाकिस्तान से था। मोहतरम काजी मोहम्मद ईसा बलूचिस्तान की पहली शख्सियत थे जिन्होंने बार इतला किया था। लंदन वापसी के बाद उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद बलूचिस्तान में रखी थी। वो बलूचिस्तान के वाहिद शख्सियत है जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सेंट्रल कमेटी के मेंबर थे। इनकी वालिदा बेगम सादा ईसा भी मुतहरिक खातून थी जो वेलफेयर के कामों में पेश थी। मोहतरम काजी फ़ाइज़ ईसा का ताल्लुक़ इस एहसास ख़ानदान से है, मगर वो अपने ख़ानदान की कैसे लुटिया डुबो रहे हैं। जनरल मुशर्रफ के दौर में 2007 पीसी और जजेस को हल्फ लेने का कहा गया था, मगर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने हल्फ न लिया। जुलाई 2009 में ख्वाजा मोहम्मद शरीफ ने पीसी और जजेस का केस उठाया। सदर जरदारी ने पीसी और जजेस की तमाम तकर्रियाँ कैंसिल कर दी, जिसकी वजह से 76 जजों ने इस्तीफ़ा दे दिया। इस बहरान की वजह से काजी फ़ाइज़ ईसा को बलूचिस्तान में हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया था। मई 2019 में सदर आरिफ अलवी ने आर्टिकल 209 के तहत जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। पाकिस्तान में तमाम अशराफिया को यह इदराक है कि पाकिस्तान चलने वाला मुल्क नहीं है और रुपए की गिरावट से उनकी दौलत में तेज़ी से कमी हो रही है। लिहाजा हर साहिब सरवत अपनी जायदाद लंदन में रखता है और करेंसी डॉलर्स में। यही वजह है कि हुकूमत के पास डॉलर कम होते हैं और इनफरादी डॉलर हुकूमत से हमेशा ज़्यादा होते हैं। इसमें कोई शुबा नहीं कि ये केस मनी लॉन्ड्रिंग का केस बन जाएगा, क्योंकि दौलत की ट्रांसफ़र कानून के तकाजे के मुताबिक नहीं हुई होगी। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इतने कम अरसे में लाखों पाउंड बरतानवी पाउंड नहीं बना सकते। ये केस भी अकामा तर्ज पर टेक्निकल इंसाफ पर ख़त्म हो सकता है। लिहाजा कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए ख़ानदानी दौलत मनी लॉन्डर करके बेगम और बच्चों को ट्रांसफ़र कर दी गई होगी। शायद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और इनकी बेगम मनी ट्रेल ना दे सकें। यही वजह है कि मौसूफ भी हुकूमती नुमाइंदों की तरह आए बाएँ शाये करते रहे और केस को लटकाते रहे। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का पटिशन दाखिल करना उनके नुक्ते नज़र की कमज़ोरी ज़ाहिर करता है। उन्होंने टेक्निकल ग्राउंड के पीछे छुपने की भरपूर कोशिशें की, मगर डंडा सर पर था। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस केस में इतने ज़्यादा इबहाम पैदा किए हैं कि अल अमान अल हफीज़। क्या काजी फ़ाइज़ ईसा इंसाफ से, यानी कि पाकिस्तान में जैसे ताकतवर लोगों के साथ होता है, क्या उनके साथ भी वही होगा? अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान का अल्लाह ही हामी व नासिर है। अल्लाह हाफ़िज़।